तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा और ये डायग्राम को हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अपने टॉपिक पोटेंशियोमेट्री के बारे में। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर और उसके यूनिट 5 का ये चैप्टर 2 है। अब देखो देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस जो है एनालिसिस का कंप्लीटली कवर होने वाला है। बस इसके बाद एक पोलैरियोग्राफी और रह जाएगा और हमारा सिलेबस हो जाएगा टाइम। अब बात करें हम इस टॉपिक के बारे में तो पोटेंशियोमेट्री वाले चैप्टर को हम जो है कंडक्टोमेट्री की तरह वन वीडियो में कंप्लीट करेंगे, यानी कि सिर्फ एक ही वीडियो में ये सारे के सारे टॉपिक हम कंप्लीटली कवर कर देंगे। देखो वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी लेकिन आपके लिए थोड़ी सी आसान चीज़ हो जाएगी। बाकी अगर आपको प्रीवियस यानी कि कंडक्टोमेट्री या बाकी के जो भी लेक्चर्स देखने होंगे आपको इस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना वहाँ जाओगे, सारे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी सब्जेक्ट वाइज, तो वहाँ जाओ आप जो भी लेक्चर देखने हो आप देख सकते हो। बाकी जो इसके नोट्स हैं यानी कि हैंड रिटन नोट्स फ्री वाले वो आप हमारी वेबसाइट carevelfarmer.in से फ्री में सारा कुछ डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अब अगर बात करें हम पोटेंशियोमेट्री के बारे में तो देखो इसके अंदर हमको जो मेनली जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे और यहाँ पे आपको ये दिख भी जाएगा पूरा। और इसके बाद हम इसमें जो कुछ इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं जैसे रेफरेंस वाले हमारे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, सिल्वर, क्लोराइड इलेक्ट्रोड, कैलोमोल इलेक्ट्रोड और कुछ इंडिकेटर वाली होते हैं हमारी, जैसे इसमें इंपॉर्टेंट है ग्लास इलेक्ट्रोड, तो इनके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में जानेंगे मेथड्स टू डिटरमाइन एंड पॉइंट ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक और इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो ये सारे ही टॉपिक हमारे ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे ये इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और इस पूरे का फंडा हम अच्छे से समझेंगे। बाकी हम क्या करने वाले देखो पहले हम जो इस टेक्निकल टर्म को समझने से पहले बिल्कुल ही देसी में समझेंगे कि एक्चुअल में पोटेंशियोमेट्री हमारा है क्या और काम क्या करता है। क्योंकि देखो कुछ हमारे ऐसे टॉपिक जैसे पोटेंशियोमेट्री हो गया, कंडक्टोमेट्री हो गया, पोलैरियोग्राफी हो गए, तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो दिमाग में घुसते ही नहीं है भाई एक्चुअल में है क्या, ऐसा लगता है दूसरे देश से कोई आए हुए टॉपिक हमारे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे बिल्कुल ही देसी में पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये हमारे थे क्या। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो टाइट्रेशन के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो हमने सेकंड थर्ड फोर्थ सारी यूनिट में पढ़ाए। और टाइट्रेशन में मेनली हम क्या कर रहे थे कि एक हमारे पास होता था यहाँ पे सॉल्यूशन और वो एक एनालाइट सॉल्यूशन होता था, यानी कि जिसकी कंसंट्रेशन हमको पता लगानी होती थी कि भाई इसके अंदर जो हमारा सॉल्यूट है वो एक्चुअल में कितने अमाउंट में, या इसके अंदर जो हमने सॉल्यूट यूज़ किया है वो एक्चुअल में है कैसा। यानी कि हमें क्या करना पड़ता था, इस सॉल्यूशन के बारे में पता लगाना पड़ता था। अब इसके लिए हम क्या करते थे, एक नॉन सॉल्यूशन यानी कि जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता था उसको हम यहाँ ब्यूरेट में ले लेते थे और अब क्या करते थे इस ब्यूरेट को धीरे धीरे यहाँ डालते थे और डालने के बाद जो ये सॉल्यूशन है वो इसके साथ रिएक्शन करता था और एंड पॉइंट पे हम क्या करते थे कलर यूज़ कर लेते थे कोई सा, जैसे इंडिकेटर यूज़ करते थे हम फिनोप्थेलिन वगैरह कोई सा, तो वो यहाँ पे क्या कर देता था कलर चेंज कर देता था और सिंपल हमको एंड पॉइंट पता लग जाता था और हमको यहाँ पे N1B1 कोई भी फार्मूला यूज़ करके हमें इसकी कंसंट्रेशन पता लग जाती थी। तो ये सिंपल हमारा टाइट्रेशन होता था। लेकिन अब बात करें पोटेंशियोमेट्री के बारे में तो एक्चुअल में क्या होता है ना यहाँ पे कि जो टाइट्रेशन थी ना वो सेम वैसी की वैसी टाइट्रेशन है, बस यहाँ पे इतना बदल दिया कि जो इंडिकेटर था हमारा उसमें जो है एक केमिकल इंडिकेटर डाल रहे थे उसकी जगह हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। यानी कि बस हमने यहाँ पे क्या किया कि दो इलेक्ट्रोड को लगा दिया और इन दोनों में एक जो ये वाले इलेक्ट्रोड है इसको हम जो है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड कहते हैं और ये इंडिकेटर इलेक्ट्रोड हमारा जो इंडिकेटर हम डालते थे जैसे फिनोप्थेलिन हो गया, मिथाइल ऑरेंज कुछ भी हो गया, तो उसकी जगह ये वाला इंडिकेटर हमारा काम करता है। अब ये काम कैसे करता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसे हमारे ये सॉल्यूशन है, सिंपल फंडा है। अब देखो ये इसमें जो हम सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे होते हैं जो करंट को पास कर सके। अब यहाँ पे हमने लगा दिए दो यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रोड, एक हमारा होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड और एक हमारा होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। अब जैसे हम टाइट्रेशन के टाइम पे हमें इसके लिए स्टैंडर्ड चाहिए होता है उसी तरह हमें यहाँ इस इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए होता है जो इसके साथ काम करता है। अब कैसे काम करेंगे, तो यहाँ पे लग गया ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यहाँ पे लग गया इंडिकेटर वाला। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे ये कनेक्ट होते हैं हमारे पोटेंशियोमेट्री यानी कि पीएच मीटर से, या फिर कई केस में हम यहाँ पर वोल्टेज वगैरह या फिर बैटरी वगैरह लगा देते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, सिंपल फंडा समझो, यहाँ पे हमारा वोल्टेज यानी कि करंट अप्लाई किया जाता है। अब जैसे ही हमारे यहाँ पे करंट अप्लाई किया जाता है इसमें हल्का बहुत जो है आयोनाइजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि भाई करंट डालोगे तो कोई करंट हमारा बहेगा। जैसे सिंपल मैं अगर आपसे बोलूँ कि मान लो कोई भी आपने वायर उठाई, यहाँ पे एक आपने टब पानी लिया और यहाँ पे एक वायर ऐसा एक वायर ऐसा और इस वायर में इधर आपने करंट मतलब पास कर दिया और इधर आपने इसमें बल्ब जोड़ दिया, सिंपल फंडा है। अब यहाँ से ये वायर खुला है तो अब अगर डायरेक्ट आप इन वायर को छोड़ दोगे तब तो हमारा मतलब बल्ब जलने लगेगा। लेकिन अब क्या करो, इस वायर को एक को डालो इस पानी में, एक को डालो इस पानी में, तब भी बहुत चांस है कि ये करंट हमारा फ्लो यहाँ पे करने लगेगा, क्योंकि ये सर्किट हमारा क्या है पूरा कर रहा होता है, यानी कि सिंपल फंडा हो गया। इसी तरह का फंडा हमारा इसमें काम करता है कि ये पूरा पीएच मीटर है मतलब वोल्ट मीटर हमारा लगा हुआ है जो करंट को मेजर कर रहा है और हमने इसको यहाँ पानी में डुबो दिया, जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉरी पानी नहीं, कोई भी हमारा सॉल्यूशन होगा उसमें हमने यहाँ डिप कर दिया। तो अब यहाँ से हल्का बहुत हमारा जो करंट
करंट है वो यहाँ पे फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि भाई ये करंट को पास कर देता है। हमारा ये क्या होता है, एक इंडिकेटर मतलब पास कर देता है, इसको कंडक्टर होता है हमारा, ठीक है, सिंपल फंडा है। तो यहाँ पे पास कर रहा होता है। अब ये जो हमारा रेफरेंस वाला है ना, ये मतलब एक्चुअल में इसको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारा होता है, इससे मतलब इनसेंसिटिव होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें एक फिक्स पोटेंशियल होता है, यानी कि जो पहले से हमने डालते हैं वो फिक्स है। ये जो इंडिकेटर वाला है ना, इसको बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि यही एक्चुअल में है जो इस पूरे को क्या कर रहा है, सेंसिटिव हो रहा है और मीजर कर रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही हमारा इसका करंट आ रहा है ये मीजर करेगा, और यही एक्चुअल में मीजर करके यहाँ पे जो भी रीडिंग होगी, यानी कि कितना करंट बह रहा है हमारा, कितना पोटेंशियल है, कितना सारा कुछ है, उसको यहाँ पे मीजर करवाता है। सिंपल फंडा है। अब धीरे धीरे क्या होता है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन है जब यहाँ पे करेंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो या तो इलेक्ट्रॉन हमारे इधर से ऐसे करके और ऐसे करके हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, या हो सकता है हमारे इलेक्ट्रॉन इधर से उल्टा मूव करें, यानी कि इधर इंडिकेटर वाले से जाएंगे और इधर जाएंगे। ये पूरा फंडा हो रहा होता है, सारा कुछ यहाँ पे है, जो इनका पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि कितना कितना करंट बह रहा है, वो सारा का सारा हमारे यहाँ दिख रहा होता है। अब हम यहाँ पे करते हैं टाइट्रेशन। तो जब हम यहाँ पे टाइट्रेशन करेंगे तो ऊपर से हम एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन गिराएंगे, और जब ये सॉल्यूशन गिरेगा तो वो सॉल्यूशन क्या करेगा, इसमें जो पहले से सॉल्यूशन मिक्स है, यानी कि जो एनालाइट है, उसके साथ रिएक्शन करेगा। और जब हमारी यहाँ पे रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन के टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे जो करंट फ्लो है वो हमारा चेंज होगा, क्योंकि अब जो हमारे आइंस हैं उनमें मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी, जो भी है वो हमारा इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और इस एनालाइट सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। तो जब ये हमारा ऊपर से यहाँ से मतलब टाइट्रेशन हो रही होगी, यहाँ पे हमारे जो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होती रहेगी, और इस केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारे जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा था वो हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ तो मान लो यहाँ पे ये मतलब पूरा हमारे यहाँ पे सर्किट चल रहा है, पानी में ये है और हमारा बल्ब जल रहा है। अब मैं क्या करूँ, इनको और पास ले आऊँ थोड़ा सा, या मैं क्या करूँ, इस पानी में मतलब कुछ ऐसा केमिकल डाल दूँ जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, काफ़ी अच्छा कंडक्टर होता है, या मैं यहाँ पे एक लोहे की रॉड जला दूँ तो बल्ब मेरा और तेज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पास हो गया। सेम यहाँ ताकि जैसे हम ऊपर से ये सॉल्यूशन डाल रहे थे तो करंट हमारा तेज़ हो सकता है, कम हो सकता है, जो भी है वो इस मतलब सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। तो जैसे जो भी कुछ होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इस इंडिकेटर के जरिए, क्योंकि ये तो हमारा मीटर नहीं करा, तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के जरिए सारा कुछ सेंस होकर हमें इस पीएच मीटर में दिख जाएगा, और इस पीएच मीटर में जो हमारी रीडिंग आ रही होगी उसको हम यहाँ पे चेक करते रहेंगे। अब जैसे ही हमको लगता है कि रीडिंग एकदम बहुत ज़्यादा मतलब चेंज हो गई, यानी कि एक महत्वपूर्ण चेंज है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊँ, मान लो हमारा बढ़ रहा था 100, 101 हुआ, 102 हुआ, 103 हुआ, लेकिन एकदम हमारा ये 110 रीडिंग पे पहुंच गया, और 110 रीडिंग पे पहुंचने के बाद फिर से हमारा ये 110 पर ही टिका रहा, हमारी टाइट्रेशन चल रही है 110 पर ही है, और धीरे धीरे वो 111 पे हुआ, 112 पे हुआ। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि जो 110 था एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ से शार्प चेंज आया मतलब एक बड़ा बड़ा, तो 110 हमारा एक क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट की तरह काम करेगा, या फिर इक्विवेलेंस पॉइंट की तरह काम करेगा, जब ये हमारा पूरा का पूरा हो जाएगा। तो ये हमारी पीएच मीटर की रीडिंग हो गई। अब अगर हम पीएच के बेस पे देखें तो मान लो इसके अंदर हमारा एसिड था, इसके अंदर बेस था, तो जब यहाँ डालेंगे तो जब हमारा पीएच अप्रॉक्स 7 के बराबर हो जाएगा तब हम समझेंगे कि ये हमारा एक इक्विवेलेंस पॉइंट था, क्योंकि एसिड बेस है तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो इस तरह हम जो है इस पोटेंशियोमीटर यानी कि इस पीएच मीटर इलेक्ट्रोड की मदद से हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे सॉल्यूशन का एंड पॉइंट पता लगा रहे हैं, और जैसे ही एंड पॉइंट आ जाता है हम इस ब्यूरेट की जो रीडिंग है उसको उतारेंगे, यहाँ पे इसकी रीडिंग उतारेंगे, N1 B1 जो भी हमारा मतलब फॉर्मूला होगा उनको हम पुट करेंगे और हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अगर आपको मैं बताऊँ सिंपल, इस पूरे पोटेंशियोमीटर का सिंपल इतना फंडा था कि ये हमारे कोई भी नॉर्मल टाइट्रेशन के एंड पॉइंट को पता करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था, यानी कि कुछ नहीं है, बस हम इसके एंड पॉइंट को पता कर रहे थे। और कैसे पता कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो हमारे ये इलेक्ट्रोड हैं जो दोनों, इनके पोटेंशियल के डिफरेंस को मेजर कर रहे हैं, यानी कि इसका करंट जो हमारा नॉर्मल था और इसमें इसने कितना करंट हमारा चेंज किया, तो उन करंट चेंज वाले जो वोल्टेज है उसको बस हम मेजर कर रहे हैं, और उस मेजर करने की प्रोसेस को हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। और जब हम मेजर करेंगे कोई एक शार्प इंच आए तो हम बोल देते हैं कि ये हमारा एंड पॉइंट है। तो आई होप आपको ये पूरा फंडा समझ आ गया होगा। तो अब अगर कोई भी कैसे भी पूछता है कि पोटेंशियोमीटर एक्चुअल में क्या है, तो बस हम यहाँ क्या करेंगे कि इसके पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इसके पोटेंशियल को मेजर करके हम किसी भी सॉल्यूशन का एंड पॉइंट पता लगाते हैं, और वो एंड पॉइंट पता लगाने से क्या होगा कि सॉल्यूशन की इनडायरेक्टली हम उसकी कंसंट्रेशन या फिर उसके डिटेक्शन ऑफ मेजरमेंट को करते हैं, यानी कि सिंपल हम इसके कंसंट्रेशन पता लगा रहे हैं। तो जो भी फंडा है वही टाइट्रेशन वाला है, बस हमने यहाँ पे एक एंड पॉइंट का मेथड बदल दिया। ठीक है, अब इसके थोड़ी टेक्निकल टर्म के बारे में बात करें तो पोटेंशियोमेट्री एक हमारी टेक्निक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड के बारे में मेजर करते हैं, यानी कि जो हमारे ये इलेक्ट्रोड दोनों लगे हुए हैं इसकी जो पोटेंशियल है या इसकी इसमें कितना करंट है उसी को हम यहाँ पे मेजर करते हैं। सिंपल फंडा है। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये एक्चुअल में होता है क्या है, डिफरेंस इन वोल्टेज होता है, यानी कि हमारे दोनों ही इलेक्ट्रोड में अलग अलग है, इसमें कुछ फिक्स था और इसमें हमारा चेंज हो रहा था, जो इस सॉल्यूशन के रिएक्शन की वजह से चेंज हो रहा था, तो उसी को हम यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। तो यही पूरा था। अब इसमें जो इस्तेमाल होता है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, और ये एक्चुअल में जो दोनों इलेक्ट्रोड से मिलकर बनता है वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। तो कई बार जो है इसी के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ अच्छे से।
बाकी बात करें हम इसके प्रिंसिपल के बारे में, तो जो मैंने बताया वही है कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इन दिस वी मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट। यानी कि जो हमने यहाँ पे देखा कि इसमें हम इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं जो हमारे इसकी कंसंट्रेशन पे या फिर हम बोले इनके टाइट्रेशन पे बेस्ड होता है। तो बस सिंपल फंडा हो गया। अब इसी में मेनली हमारे एक नस्ट इक्वेशन यूज होती है, जो अब देखो आपको इतना डीप नहीं जाना है, बस आप क्या करोगे कि जो नस्ट इक्वेशन है इसको याद कर लो, कई जगह पे 1-2 नंबर में आ जाती है, या आप चाहो तो इसको थोड़ा सा बल्क बनाने के लिए भी आप लिख सकते हो। तो E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF इंटू log K। तो ये जो हमारा है ई, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन मतलब मीजर करनी है जो एक्चुअल में हमारी इंडिकेटर से आएगी, क्योंकि इसी को मीजर कर रहे हैं। तो ये सिंपल हो गया। अब E0 हमारा हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो मैंने रेफरेंस वाले की डाली पोटेंशियल वो हमने कितनी फिक्स की है वो हो गया। R हमारा एक गैस कांस्टेंट है जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, आपको आगे समझ आएगा। T हमारा केल्विन टेम्परेचर हो गया जो कांस्टेंट होगा एक। N हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन द हाफ रिएक्शन, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि जब ये रिएक्शन चलेगी तो जो करंट पास होता है ना वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा उधर जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास हो रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखनी है। और F हमारा एक फैराडे कांस्टेंट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी का होता है। तो यहाँ हमारी बिजली का मतलब करंट जनरेट हो रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे फैराडे का कांस्टेंट भी हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। और लॉग तो लॉग है हमारी, और K एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा जो हाफ रिएक्शन मतलब पूरा होगा। अब हाफ सेल क्या है ये फंडा, आप मतलब एक इलेक्ट्रोड को अगर हम उठा दें तो वो हाफ सेल हमारा कहलाता है, बस इतना फंडा है, आगे आपको समझ आ जाएगा। तो ये प्रिंसिपल नस्ट इक्वेशन आप थोड़ा बहुत याद। बात करें अपने टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, तो देखो ये ना बहुत ही सिंपल और बहुत ही पुरानी, यानी कि आपने देखा होगा 6, 7, 8 मतलब बहुत क्लास पहले से ही आया हुआ है। तो हम जो है इसके बारे में समझते हैं। तो मेनली देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो प्लस केमिकल सेल, यानी कि इसका सिंपल फंडा ये होता है कि ये हमारे फिजिकल या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसका क्या फंडा था, तो अगर वैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरे के पूरे, तो मेनली हमारे पास यहाँ सॉल्यूशन था, और जब ऊपर से टाइट्रेंट हमारा गिर रहा था तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही थी, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन हमें इस pH मीटर में दिख रही थी, जो एक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब ये इंडिकेटर क्या कर रहा था, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड इसको मीजर कर रहा था, और उसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट हमारा चेंज हो रहा था। तो यहाँ पर गौर करने की बात है कि जो केमिकल यानी कि यहाँ पे हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही थी, लेकिन उसको हमने यहाँ पर ऐसे कैसे मीजर कर लिया, यानी कि करंट के रूप में कैसे मीजर कर लिया। तो ये काम हमारा करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ही पाए जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये पूरा का पूरा हमारा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसके बारे में समझते हैं। सिंपल सा फंडा क्या होता है कि यहाँ पे हमारे 2 इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं, एक हमारा होता है इस मतलब पूरा देख लो, इसको हम लेफ्ट साइड बोल देते हैं, लेफ्ट साइड, और ये हमारी राइट साइड होगी। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड हो गई, ये राइट साइड हो गई। तो लेफ्ट साइड में हमारी जो इलेक्ट्रोड है ये हमारा होता है मेनली जिंक इलेक्ट्रोड, और राइट साइड में हमारा इलेक्ट्रोड है वो होता है कॉपर इलेक्ट्रोड। अब देखो जो जिंक होता है ना वो हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी कि ज़्यादा रिएक्शन करता है, और इस वजह से क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो हमारे इस तरफ से यानी कि जिंक की तरफ से जाते हैं कॉपर की तरफ। और हमारा जो करंट है वो कब जनरेट हो रहा है, भाई सिंपल सा फंडा, जब इलेक्ट्रॉन हमारे मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ही तो हमारा एक्चुअल में करंट जनरेट हो रहा है। तो जब हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे मूवमेंट कर रहे होते हैं तो उस वजह से क्या होता है, इस वोल्ट मीटर में हमको करंट देखने को मिलता है, यानी कि कुछ वोल्टेज हमारे जनरेट हो रहे होते हैं। और इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसने क्या किया, और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए वो हुए कहाँ से, हमारे जो इनके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है ना उनसे, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो इनके अंदर सॉल्यूशन भरा है उनकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ट्रांसफर किया, और उसकी वजह से हमारा करंट जनरेट हुआ। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि इसने क्या किया, इन केमिकल एनर्जी को, जो हमारे दोनों के अंदर केमिकल एनर्जी है, इन दोनों को इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट हुआ वोल्ट मीटर, उसी को हम यहाँ पे बाद में मीजर कर लेते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट हुई है वो एक्चुअल में डिपेंड किस पे कर रही है, जो इसके अंदर हमारे सॉल्यूशन है। और इसी फंडे का हम इस्तेमाल करते हैं अपने इसको मीजर करने के लिए, जो हम यहाँ पे कर रहे थे कि यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन है तो इसने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर दी, यानी कि जितनी बनाई है, तो उसी को हम मीजर करते हैं कि कितना कंसंट्रेशन है, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है डेवलप यहाँ पे हो जाएगी। तो ये सिंपल था हमारे यहाँ पे लॉजिक चल रहा था। तो इट हेल्प इन द जनरेशन ऑफ वोल्टेज, या फिर इसी वोल्टेज को हम देखो वोल्टेज यहाँ लिख जाए, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल या फिर करंट, या इसी को हम जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये हमारा सिंपल केमिकल रिएक्शन से बन रहा था। अब देखो यहाँ पे 2 पार्ट थे, एक है लेफ्ट वाला, एक है राइट वाला। तो जो एक वाला पूरा पार्ट है इसको हम हाफ सेल बोलते हैं, और इस वाले को हाफ सेल बोलते हैं। और जब ये दोनों हाफ सेल मिल जाते हैं तब ये कंप्लीटली हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाता है, यानी कि ईच इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कंपोज्ड ऑफ 2 हाफ सेल, यानी कि 2 हाफ सेल से मिलकर हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है। अब सारा फंडा क्या होता है, जो Zn इलेक्ट्रोड हमारा ये वाला, ये हमारा यहाँ पर मतलब इसके अंदर सॉल्यूशन भरा होता है हमारा जिंक सल्फेट, यानी कि ZnSO4 वाला। और जो राइट साइड वाला इसमें जो कॉपर इलेक्ट्रोड होते हैं इसमें भरा होता
होता है हमारा कॉपर सल्फेट वाला, यानी कि इन्हीं वाला यहाँ पे रिएक्शन भरा होता है। अब देखो यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन जाते हैं इस तरफ, सिंपल फंडा है। तो ये जो जिंक वाला है वो हमारा इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन को देता है यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आपको याद हो लॉस, तो वहाँ पे हमारी होती है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे पूरी हमारी होती है ऑक्सीडेशन, यानी कि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वो हमारा होता है रिडक्शन पार्ट, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारी होगी रिडक्शन। तो इस वाले पार्ट में हमारी हो रही है ऑक्सीडेशन, इस वाले पार्ट में हो रही है हमारी रिडक्शन। अब आपको एक और फंडा अगर याद होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर मतलब चार्ज वगैरह हमारा एक तरह से नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ चार्ज नहीं आएगा, समझ लो कैसे। तो जब जिंक ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए, तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो जिंक हमारा कन्वर्ट हो जाता है Zn2+ में, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमारे छोड़ देता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे इस तरफ जाते हैं। अब जो हमारा कॉपर था, इसमें हमारा जो Cu2 पॉजिटिव है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को लेके और यहाँ पर कॉपर को फॉर्म करता है, यानी कि CO बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म हो रहा है Zn2 पॉजिटिव, जो हमारे यहाँ बनने लगता है, और यहाँ पे हमारा फॉर्म होता है कॉपर, जो Cu बन जाता है। तो यहाँ पे जो जिंक पॉजिटिव है, जिंक 2 पॉजिटिव है, वो हमारा इधर एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा होने लगता है इस वाले सॉल्यूशन के अंदर, और जो कॉपर है वो हमारे यहाँ पे, यानी कि जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है यहाँ पे जाके ये चिपकने लगता है। और एक और फंडा आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ से जा रहा है तो इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो एनोड वाला पूरा पार्ट है ये यहाँ पे नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला पार्ट तभी जाके इधर चिपकेगा, और जो इधर वाला पार्ट है ये कैथोड, ये हमारे यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, वैसे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ही उल्टा होता है, बाकी सब जगह पे कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव, लेकिन इस वाले सेल में, या इसको हम गैल्वानिक सेल भी बोलते हैं, तो यहाँ पे एनोड वाला पार्ट हमारा नेगेटिव होता है और कैथोड वाला हमारा पॉजिटिव होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे ये Zn और यहाँ पे ये Cu2 आया कहाँ से। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हम जब इनको कनेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे एक बैटरी लगी होती है, और जब बैटरी लगी होती है तो हल्का बहुत हमारा जो वोल्टेज है वो यहाँ पे अप्लाई होता है दोनों में, और जब वोल्टेज आता है तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जैसे करंट आएगा ये हमारे हो जाते हैं आयोनाइज, और जब ये आयोनाइज हो जाते हैं तो ZnSO4 हमारा टूट जाता है Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में, और ये हमारा टूट जाता है Cu2 पॉजिटिव और SO2 फुल में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे टूट जाते हैं, कुछ हमारे बचते भी हैं। तो यहाँ पे बचा हुआ हमारा होता है Zn, वो हमारा यहाँ पे क्या करता है, एक्चुअल में 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने आप को Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, और वही हमारे यहाँ पे इकट्ठा होने लगता है। और जो यहाँ पे कॉपर 2 जो हमारा टूटा हुआ था Cu2 पॉजिटिव, वो हमारा यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन भेजे हुए थे उसको यहाँ पे गेन कर लेता है, यानी कि ले लेता है, और उसके साथ मिलकर ये यहाँ पे Cu बनाता है। तो यहाँ पर जो कॉपर है वो हमारा इधर इकट्ठे होने लगता है, लेकिन यहाँ पे जो बचा हुआ हमारा SO2 नेगेटिव है, क्योंकि इसने तो भाई यहाँ पे बना लिया 2 इलेक्ट्रॉन लेकिन ये बच गया, तो यहाँ पे SO4 का जो 2 नेगेटिव है वो यहाँ पे इकट्ठा होने लगता है। तो इस चक्कर में यहाँ पे होने लगता है डिसबैलेंस, क्योंकि भाई एक जगह बन रहा है Zn2 पॉजिटिव, एक जगह बन रहा है SO2 पॉजिटिव, तो इसी के लिए इनके बीच में एक और हमारी एक्स्ट्रा चीज होती है, इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज, यानी कि यहाँ पे लगाया जाता है साल्ट ब्रिज। अब ये साल्ट ब्रिज का काम यहाँ पे क्या होता है, एक तो ये सर्किट को पूरा कर रहा है, जैसे मैंने अगर आपको पहले बताया था कि मान लो ये मैंने पानी के टब में डाला, तो जब तक यहाँ पानी या कुछ मीडियम नहीं होगा तब तक ये सर्किट पूरा नहीं होगा। तो अभी तो ये दोनों हमारे दूर रखे थे, सिर्फ हमारा इलेक्ट्रोड था, और इलेक्ट्रोड तो करंट को पास कर रहा है, पानी जो हमारा सॉल्यूशन है उसको थोड़ी पास कर रहा है। तो इस सॉल्यूशन को मेंटेन यानी कि पूरा बनाने के लिए यहाँ पे हमारा एक साल्ट ब्रिज लगाया जाता है, और इस साल्ट ब्रिज का नाम है, तो इसके अंदर कोई साल्ट यानी कि KCl या NaCl हमारा भरा होता है। तो जब यहाँ पे हम KCl भर देते हैं तो एक क्या होता है, एक तो इसने मतलब इस पूरे सर्किट को पास कर दिया, इधर से पूरा ये हमारा मिक्स है, तो अब यहाँ पे करंट हमारा बहुत अच्छे से फ्लो हो पाता है। दूसरा काम ये क्या करता है कि इस बैलेंस को न्यूट्रलाइज करेगा। अब कैसे करेगा, तो यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव है, तो ये KCl जो डिसोसिएट हो जाता है K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब इधर Zn2 एक्स्ट्रा है, तो इधर से हमारा Cl इधर आ जाएगा, और इधर हमारा SO4 का 2 नेगेटिव है, तो इधर पॉजिटिव वाला चला जाएगा, तो इधर बन जाएगा ZnCl2, यानी कि हमारा जिंक क्लोराइड बनने लगेगा और ये न्यूट्रलाइज होने लगेगा, और इधर हमारा K जाएगा तो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बनाएगा और इसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो इस तरह जो हमारा एक्स्ट्रा वाला जिंक और सल्फेट हमारे यहाँ पे जो एक्यूमुलेट इकट्ठे हो रहे थे उनको भी हमारा साल्ट ब्रिज क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। और इसीलिए साल्ट ब्रिज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो इसने न्यूट्रलाइज कर दिया, दूसरा इसने सर्किट को पूरा किया। तो इस तरह हमारा पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चलता रहता है। यहाँ पे जैसे करंट पास होगा ये हमारे टूट जाएंगे। अब यहाँ पे जिंक क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे इधर पहुंच जाएंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाके हमारे यहाँ पे इस कॉपर को बनाएंगे, कॉपर हमारे यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, और जो बचा हुआ SO4 है वो हमारा इधर इकट्ठा होने लगा। और इन दोनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे साल्ट ब्रिज से इधर आ जाता है Cl नेगेटिव, जो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, और इधर आ जाता है ये SO4 में क्या था K, और इधर हमारा इसको न्यूट्रलाइज करता है। और इधर हो रही है हमारी ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को मतलब इधर दिया, और इधर हो रही है रिडक्शन, क्योंकि इसने कॉपर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लिया। तो देने वाला हमारा ऑक्सीडेशन और लेने वाला हमारा रिडक्शन। ठीक है, सिंपल पूरा का फंडा हो गया। इधर होता हमारा नेगेटिव चार्ज और इधर होता हमारा पॉजिटिव चार्ज। सिंपल फंडा होगा, सिंपल। ठीक है, आई होप आपको ये सारा फंडा समझ आ गया होगा।
तो अगर आता है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, यही सारी बातें लिख के आनी है। ये डायग्राम एक अच्छा सा ऐसे बना के आता ना, और ये रिएक्शन मैंने देखो यहाँ इसलिए अभी लिख दिया आपको समझाने के लिए, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि एनोड पे हमारी देखो जिंक हमारा ये टूट रहा है, 2 छोड़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया इसलिए। इधर कैथोड पे ये कॉपर हमारा था वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसने रिडक्शन की क्योंकि इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। और साल्ट ब्रिज हमारा पूरे को कनेक्ट कर रहा है, आयनिक बैलेंस बना रहा है, पूरे न्यूट्रलाइज कर रहा है। और एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे NaCl या फिर KCl को लेते हैं, जो हमारे पूरे साल्ट ब्रिज के अंदर होगा, KCl हमारा K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाता है, जो कन्वर्ट करता है। और जो पूरा का पूरा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है। एक हमारा इलेक्ट्रो रेफरेंस वाली, एक होती है हमारे इंडिकेटर वाली, और एक हमारी होती है जंक्शन पे, यानी कि जो इधर ये जंक्शन हमारे यहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा है ना, इस जंक्शन पे भी कुछ ना कुछ हमारा जो वोल्टेज डेवलप होता है उसका हमारे यहाँ आता है। तो तीनों का जब हम पूरा मिला देते हैं तब जाके हमारे इस पूरे में जो करंट जनरेट हो रहा है वो बनता है। ये केवल एक लाइन है, आप याद कर लेना, बस सिंपल फंडा, ठीक है। तो यही था पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करने वाले यहाँ पे इलेक्ट्रोड के बारे में, और ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से हमारे रेफरेंस, स्टैंडर्ड या फिर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड आते हैं, और इसमें ये टॉपिक हमारे आते रहते हैं। तो सभी को हम जो है स्ट्रक्चर के बेस पे समझेंगे, बाकी अंदर की जो कहानी है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोड हमारे वही हैं जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए थे, और ये इलेक्ट्रोड हमारे वही हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यहाँ इस्तेमाल हो रहे थे, ठीक है। और यही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक्चुअल में हमारे यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो डायग्राम थोड़ा अलग है, आप चाहो तो मैं यहाँ एक आध ऐड कर दूंगा, कैसे क्या डायग्राम है आप थोड़ा सा देख सकते हो। तो इलेक्ट्रोड एक्चुअल में हमारा वो सब्सटेंस या वो यहाँ पे डिवाइस है जो पूरे के पूरे वोल्टेज या फिर करंट को मीजर कर रहा है, यानी कि जो भी हमारा करंट मीजर हो रहा है वो हो किन के थ्रू आता है, इन्हीं इलेक्ट्रोड के थ्रू। तो इलेक्ट्रॉन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इलेक्ट्रोड, ठीक है। और यही वो इलेक्ट्रोड है जो हमारे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे और करंट को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। अब ये 2 तरीके के थे, एक है हमारा रेफरेंस या इसी को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और एक हमारा था इंडिकेटर वाला। तो अगर रेफरेंस के बारे में बात करें तो ये वो इलेक्ट्रोड होता है जिसका पोटेंशियल हमको पहले से पता होता है, यानी कि एक फिक्स होता है, और इसको जस्ट हम जो है एज अ रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बस हम इसके सपोर्ट में रखते हैं, जिससे हम क्या कर सकें, जब हमने ये रेफरेंस लिया और जब हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमने रेफरेंस लिया और यहाँ हमने इंडिकेटर लगाया, तो बस हम इसका इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इसको हम इससे कंपेयर कर सकें कि जो इसका पोटेंशियल है वो यहाँ पे मान लो, चलो मैं एग्जाम समझा देता हूँ, मान लो इसका पोटेंशियल जस्ट नंबर ले लेता हूँ, मान लो इसका 100 था, और जब स्टार्टिंग हुई तो इसका मान लो 30-40 था, जो भी था। अब धीरे धीरे जब इसका चेंज हुआ, मान लो इसका 80 चेंज हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका 40 बढ़ गया। तो हम इसके अकॉर्डिंग इसका अनुमान लगा सके कि कितना पोटेंशियल हमारा चल रहा है। पहले इससे 40% था, अब इससे 80% हो गया, तो वो एक जस्ट कंपैरिजन के लिए हमने यहाँ पे इसको जो है लगा के रखा होता है, ठीक है। सिंपल फंडा इतना है, और ये हमारा कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइज्ड सॉल्यूशन के, यानी कि जिस सॉल्यूशन के अंदर ये डिप होता है उसको इससे फर्क नहीं पड़ता, इसमें मतलब कोई भी चेंज नहीं आता, पर ये हमारा बहुत हेल्प करता है, फिक्स पोटेंशियल काम करेगा और हमें रेफरेंस की तरह काम करेगा। अब इसमें हमारे 3 थे, एक था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, एक था सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट, एक था कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो पहले हम बात करें अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, तो इसको हम NHE यानी कि नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइट भी यहाँ पे बोलते हैं। तो इसका आप पहले ना डायग्राम समझ लो, अगर आपको डायग्राम समझ आ गया तो बाकी कहानी आप अपने आप लिख के आ ही जाओगे। तो देखो यहाँ पे सिंपल ये है हमारा मेन, जो हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड है वो यहाँ पे है। अब इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा होगा अंदर, ये होता है एक्चुअल में हमारा वायर, प्लेटिनम का वायर। किसका होता है? प्लेटिनम का वायर होता है। अब यही एक्चुअल में है जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, यानी कि जो हमने वहां देखा है इलेक्ट्रॉन, उसमें ट्रांसफर करने के लिए यही था। अब जो प्लेटिनम का वायर है उसका यहाँ लास्ट में थोड़ा सा क्या कर देते हैं, प्लेटिनम फॉइल, यानी कि प्लेटिनम की फॉइल लेते हैं और उसको ब्लैक कोटेड कर देते हैं, यानी कि ब्लैक कलर का पूरा कोटिंग होती है इस पर ब्लैक प्लेटिनम की। और ये इसलिए करते हैं, जैसे देखो यहाँ से पतला है तो इसका थोड़ा सा सरफेस एरिया बढ़ जाए, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो यहाँ पे ये अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा। और यहाँ पे होता है हल्का सा ऑरिफिस होल, जो इससे ये मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है उसके साथ ये कहाँ पे डिप हो सके। और इधर से हम यहाँ पे छोड़ते हैं हाइड्रोजन की गैस, जो ये पूरा आपको बंद दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की गैस छोड़ी जाती है और इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है 1 atm, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 होता है। अब जब यहाँ से छोड़ा जाएगा तो धीरे धीरे ये एस पर यहाँ पे गैस गिरेगी और यहाँ से बबल्स हमारे उठते हैं, ठीक है। और जब बबल्स उठेंगे तो बस यही पूरा का पूरा फंडा होता है इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइट का। इसमें H2 गैस हमारी यहाँ से छोड़ी जा रही है, प्लेटिनम की वायर है, और ये पूरा का पूरा फंडा समझ लो। तो इतना सा सेम फंडा बस यहाँ पे आपको लिखना होगा। और कभी अगर एग्जाम में आता है तो कोई ये सारे ऐसा नहीं है, कोई आता है कभी 1-2 आ जाते हैं साथ में, 7 नंबर 5 नंबर, कभी एक आध आ जाता है। तो अगर डायग्राम बना दोगे तो 1-2 नंबर में तो यही हो जाता है आपका। बाकी इसके बारे में कंस्ट्रक्शन लिख दोगे और वर्किंग में आपको बता देता हूँ। तो सिंपल देखा जाए तो इसमें ग्लास ट्यूब है और इसमें प्लेटिनम का वायर है जिसके साथ में मतलब पूरा सील्ड है। प्लेटिनम की फॉइल होती है यहाँ पे जिससे कोटेड होता है पूरा का पूरा, और इसमें 1 ml मतलब 1 m का HCl सॉल्यूशन पूरा होता है जो S पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन को मेंटेन करता है। और पूरा H2 गैस हमारी कंटिन्यूसली ऊपर से गिरती है और जो
यहाँ पे बबल्स, जब गैस छोड़ते हैं ना एकदम ऐसे बुलबुले से दिखते हैं, वो यहाँ पे दिखेंगे आपको। टेम्परेचर 298 के रखना है, प्रेशर आपको 1 atm का रखना है। और इसमें मतलब अब रिएक्शन कैसे काम करेंगी, तो अगर ये हमारा एनोड की तरह काम करता है। अब देखो एनोड कैथोड का फंडा क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया कि ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब यहाँ पर दो फंडा है, एक यहाँ पे ये, एक ये। अब देखो इस जगह अगर हम इस रेफरेंस वाले को रखते हैं इलेक्ट्रोड को, तो इस तरफ हमारा आ जाता है एक्चुअल में इंडिकेटर वाला इलेक्ट्रॉन, और वो यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ होगा जिससे हमें मेजर करना है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड वाला है, ठीक है, सिंपल फंडा है। तो अगर हम क्या करते हैं अपने इस हाइड्रोजन वाले को इस तरफ रखते हैं, यानी कि अगर एनोड पे रखते हैं तो यहाँ पे होती है ऑक्सीडेशन। तो जब एनोड पे रखेंगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है वो हमारी कन्वर्ट होगी 2H पॉजिटिव में, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो हमारे यहाँ दे देगी, जिससे ये मूवमेंट करेंगे। और अगर हम इसको कैथोड की तरफ रखते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को मतलब गेन करेगी, और यहाँ पे 2H पॉजिटिव से हमारी H2 गैस बनाएगी। तो सिंपल सा इतना सा फंडा है। अगर हमने इसको इस तरफ रखा तो जो H2 गैस है वो हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगी, तो H2 हमारी कन्वर्ट हो जाएगी 2H पॉजिटिव में, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। और कैथोड की तरफ रखते हैं तो ये इसको गेन करके H2 गैस बनाती है। सेकंड बात करें हम सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड के बारे में, तो ये AgCl क्लोराइड है। अब इसका नाम ये क्यों होता है, तो यहाँ पे अगर आप पूरा डायग्राम देखोगे तो ये दिख जाएगा। अब ये पूरी हमारी ग्लास कोटिंग है, और इधर पोरस जंक्शन या फ्रिट बोलते हैं, यानी कि पोरस फ्रिट होता है, यानी कि हल्का बहुत यहाँ से निकलने के लिए होता है। यहाँ पूरे पे हमारा KCl या फिर AgCl का सॉल्यूशन भरा होता है, और यहाँ थोड़ा सा थिक होता है, या कई जगह पे कॉटन बॉल लगा देने से ये सॉल्यूशन लीक ना कर जाए। और इसके अंदर जो ये वाला पूरा का पूरा है वो हमारा होता है Ag का वायर, यानी कि सिल्वर का वायर, और इस सिल्वर वायर के ऊपर कोटिंग हो रखी होती है हमारी AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड की, और इसीलिए इसको सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, कि यहाँ पे सिल्वर भी है और सिल्वर के ऊपर सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग हो रखी होती है। तो इट कंटेन अ सिल्वर वायर कोटेड विद AgCl। अब जो हमारा ये पूरा इलेक्ट्रोलाइट है ये सॉल्यूशन में, मतलब जो पोटेशियम KCl का पूरा सॉल्यूशन होता है उसमें डिप होता है। इसको हम Ag या AgCl या इसको Cl नेगेटिव, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। काम कैसे करेगा, तो अगर ये मतलब हमारा पूरा डिप किया जाता है, तो अगर ये हमारे एनोड पे काम करेगा तो ये सिंपल फंडा हमारा क्या करेगा, Ag मतलब पूरा मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और कैथोड पे है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जैसे यहाँ पे ये है Ag पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन लिया और Ag पूरा बन गया, और ये पूरा मतलब Ag और AgCl के बीच भी रिएक्शन होती है, तो AgCl नेगेटिव, AgCl प्लस एक इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा काम करता है यहाँ पे पूरा का पूरा। तो ये था हमारा वर्किंग, थोड़ी बहुत कहानी है लिख लो, ये मेन है डायग्राम, इसको बना के आ जाओगे तो इसकी जब मिलता जुलता ये कहानी लिख दोगे आपका अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। थर्ड हमारा आता है कैलोमल इलेक्ट्रोड, तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इसमें कहानी समझो क्या होती है, ये पूरा हमारा ग्लास का होगा, तो इसमें सबसे नीचे हम भरते हैं मरकरी वाला, और इसके ऊपर हमारा जो Hg2Cl है ना, इसी को हम कैलोमल बोलते हैं। तो ये कैलोमल थोड़ा सा हम भर देते हैं, और इसमें साथ में Hg का पेस्ट, मरकरी का जो पेस्ट होता है, Hg मतलब मरकरी होती है। अब इधर जो हमारा अलग है, इसी के अंदर हमारा होता है प्लेटिनम का वायर, और ये हमारा अंदर तक जाता है, यहाँ तक मरकरी तक पूरा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से एक ये होल है हमारा जो साल्ट ब्रिज वाला है, और इधर हम इसको पहले ओपन रखते हैं, और जब ओपन रखेंगे तो हम यहाँ से KCl का एक सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन भरते हैं, जिसमें KCl भरपूर मात्रा में है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं हो सकती। तो KCl अच्छे से भर गया। अब इसके बाद हम इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं, और ये पूरा का पूरा हमारा कैलोमल इलेक्ट्रोड तैयार हो जाता है। तो यही सिंपल पूरा फंडा था। अब इसको हम डालेंगे यहाँ पे, जो इसका दूसरा वाला जो हमारा पास होगा इंडिकेटर वाला, वो यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। तो इट ऑप्शन सेकेंडरी स्टैंडर्ड, इसको सेकेंडरी से बोलते हैं, इसको इस साइड में यूज़ करेंगे। इसमें प्लेटिनम वायर होता है जो लिक्विड मरकरी में यहाँ पे पूरा इमर्स होता है। इसके बाद ये कैलोमल से हमारा पूरा कवर्ड होता है, यहाँ पे Hg2Cl2 है, ये हमारा कैलोमल है। इसके बाद इसमें मतलब 1 m सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन मिला होता है। नैरो ग्लास ट्यूब है जिसमें KCl सॉल्यूशन डाला जाता है, जो हमारा साल्ट ब्रिज के थ्रू यहाँ पे ये मतलब KCl है, और ये साल्ट ब्रिज से मतलब कनेक्ट होता है ये वाला पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कैलोमल का फंडा हो गया। इसको रिप्रेजेंट करेंगे Cl नेगेटिव 1 m Hg2Cl कैलोमल हो गया, और ये हमारा मरकरी हो गया। रिएक्शन में सिंपल फंडा, जो हमारा कैलोमल है वो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लूज करके 2H और यहाँ पे 2Cl नेगेटिव में आ जाता है। अब यहाँ पे अगर ये एनोड की तरफ है तो यहाँ पे ऐसे ही होगा, मतलब कैथोड की तरफ है तो ये होगा Hg2 पॉजिटिव हमारे 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके 2Hg बनाएगा, और अगर एनोड की तरफ है तो ये 2Hg हमारे 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ऑक्सीडेशन करेगा। जो फंडा स्टार्टिंग में होता है वही यहाँ पे काम करने वाला है। इंडिकेटर के बारे में बात करें तो ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ पेयर में काम करता है, और वोल्ट मीटर भी इसमें साथ में कनेक्ट होता है, जो मैंने आपको बताया ये दोनों, और साथ में यहाँ pH मीटर, और यहाँ पे कहीं पे आप वोल्ट मीटर भी ऐड कर सकते हो। तो वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट होता है, और ये मेनली एनालाइट की कंसंट्रेशन को पता लगाने में हमारी हेल्प करेगा। अब ये दो होते हैं, एक होता है मेटल इलेक्ट्रोड, एक होता है ग्लास इलेक्ट्रोड। तो मेटल वाला हमारा कम ही यहाँ पे आता है, मेनली ग्लास इलेक्ट्रोड वाला हमारा इस्तेमाल किया जाता है।
तो इट जनरेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पीएच एज अ रिजल्ट ऑफ रिडक्शन इन द सरफेस ऑफ मेटल। यहाँ पे कोई भी हम गोल्ड का या प्लेटिनम का मेटल यूज़ करेंगे और उसी मेटल पर हमारी जो रिएक्शन होनी है वो यहाँ पे हो जाती है। इसको मेन नहीं, आप ये देखो ग्लास इलेक्ट्रोड, तो इसका डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है। तो ये पूरा हमारा ग्लास का होता है और ये बहुत ही थिन वॉल होती है, पतली वॉल होती है ग्लास ट्यूब की, पूरी दिख रही होगी। ये बीच में जो पूरा हमारा इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा ये होता है एजी या फिर AgCl का इलेक्ट्रोड, यानी कि एजी होता है और AgCl की हल्की यहाँ पे कोटिंग होती है। ये सॉल्यूशन हमारा भरा है वो KCl का सॉल्यूशन भरा है, और जो ये वाला सॉल्यूशन भरा है ये हमारा HCl का सॉल्यूशन भरा है, यानी कि 0.1 m का HCl भरा। तो ये पूरा HCl सॉल्यूशन है ये पूरा, तो ये पूरा हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसमें एक वायर यहाँ भी डालते हैं जो हमारा Ag या AgCl का होता है, और वो हमारा KCl यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मिक्स होता है। तो देखा जाए तो पुराना वाला जो हमारा पहले वाला था उसी की तरह कुछ मिलता जुलता ये होता है। और यहाँ पे ये दो जगह, मतलब एक इधर सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन है जहाँ भरा हुआ है, इसमें Ag और AgCl का इलेक्ट्रोड है, और एक हमारा HCl सॉल्यूशन है जिसके अंदर ये हमारा Ag और AgCl का इलेक्ट्रोड भरा हुआ है। दो इलेक्ट्रोड है, ये दोनों हमारे pH मीटर से जाके कनेक्ट हो जाते हैं। तो यही फंडा लिखा है यहाँ पे, मेजरमेंट ऑफ पीएच फॉर गिवन सॉल्यूशन। और इसमें थिन वॉल का वल्व होता है जिसको हम नीचे वाले पूरे को ग्लास ट्यूब वल्व बोल देते हैं। इसमें 1 ml का HCl सॉल्यूशन भरा होता है, और इस यहाँ पे आप 0.1 लिख देना। देखो कई जगह पे ना अलग अलग थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। बाकी सिल्वर वायर हमारा लगा होता है, कवर्ड होता है AgCl से पूरा का पूरा, और इसको इस तरह से हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि AgCl 1 m HCl H पॉजिटिव टेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें पोटेंशियोमीटर के बारे में। तो ये हमारा जो पोटेंशियोमेट्री पूरी है ना, उसका एज इंस्ट्रूमेंट काम करता है। तो इसमें मेनली 4 चीज़ें हमारी, एक है इलेक्ट्रोड्स जो हमारे यहाँ पे दोनों लगे हैं, रेफरेंस इंडिकेटर, दोनों के बारे में हमने प्रीवियस अच्छे से पढ़ लिया। एक होता है वेसल्स जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसके अंदर हम मेनली सॉल्यूशन को मतलब रखते हैं, जिसके बारे में हमको पता लगाना है। एक होता है टाइट्रेशन ब्यूरेट जो हमारा ऊपर लगा हुआ है, और वो एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का काम करेगा जो इसको टाइट्रेट करेगा। और चौथा हमारा होता है मैग्नेटिक स्टिरर जो यहाँ पे लगा होता है, और ये क्या करेगा, इसको थनथनाहट पूरा करेगा, जिससे जो रिएक्शन है वो हमारी अच्छी हो और मिक्सिंग होती रहे। यानी कि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब आप टाइट्रेशन करते हो तो हाथ से ऐसे ऐसे करके हिलाते रहते हो, करते हो ना, लेकिन यहाँ पे आप इस पूरे सिस्टम को लगे हुए तो हिलाओगे नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे मैग्नेटिक स्टिरर लगाए जाते हैं जो ऑटोमेटिक इसको थोड़ा सा मतलब इस तरह से मूवमेंट देते रहते हैं। तो यही सारी कहानी मैंने यहाँ पे लिख दी है, और एक एग्जांपल दे दिया। अगर मान लो HCl या NaOH है, तो हम HCl को अगर टाइट्रेट करें NaOH से तो NaCl 60 बनेगा, और इसका pH हमारा अप्रॉक्स जो यहाँ पे आएगा वो 7 के बराबर आएगा। तो ये एक एग्जांपल मैंने दे दिया। बाकी एंड पॉइंट डिटेक्शन के बारे में अगर बात करें, देखो ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, और इंस्ट्रूमेंट मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, तो ये डायग्राम आप बना के आ जाना। अब बात करें एंड पॉइंट डिटेक्शन के बारे में, तो 2-3 तरीके यहाँ पे होते हैं। तो मेनली एंड पॉइंट जो हम बहुत मेथड से निकाल सकते हैं। अब एंड पॉइंट निकालते हैं ना, तो वहाँ पे मेनली शार्प चेंज आता है, यानी कि एकदम बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा, चाहे वो pH मीटर हो चाहे कोई भी वैल्यू हो। तो यहाँ पे जो एंड पॉइंट है वो हमारा तभी निकल के आता है जब टाइट्रेंट और टाइट्रेंट, यानी कि हम ऊपर से जो टाइट्रेंट गिरा रहे हैं वो जो हमारा इसके बराबर हो जाता है अप्रॉक्स जो एनालाइट है, तभी ये हमारा अप्रॉक्स मतलब देता है एंड पॉइंट। अब 2-3 मेथड है। पहला हमारा है pH मेजरमेंट। तो pH मेजरमेंट में सिंपली बात है कि हम pH मतलब pH को मेजर कर रहे होते हैं, और जब pH मेजर कर रहे होते हैं तो एक तरह से हमें शार्प या फिर सिग्निफिकेंट चेंज, जो मैंने आपको पहले बताया, मान लो 100 101 102 चल रहे हैं, एकदम 110 हो गया, तो जैसे 7 8 या 5 जगह एकदम चेंज आ जाता है बढ़ा हुआ, तो वहीं हमारा एंड पॉइंट उसी के आसपास पाया जाता है। तो एक pH मेजरमेंट से हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं। सेकंड हमारा ग्राफिकल मेथड है। तो इसमें क्या करना है, हम ऊपर से वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट जो ऊपर से ऐड कर रहे थे, और इधर हमारा वोल्टेज या EMF बढ़ रहा था, तो बस हमें क्या करना है, उन्हीं के थ्रू यहाँ पे ग्राफ बनाते जाना है। तो जब हम यहाँ पे ग्राफ बनाते जाते हैं, इस तरह बनाते जाते हैं, अब देखो यहाँ से उठ रहा है धीरे धीरे उठ रहा है, लेकिन यहाँ पे आके एकदम इधर उठता चला गया, तो हमारा इस जगह इस जगह इस जगह इन्हीं के सिग्निफिकेंट यानी कि इन्हीं के आस पड़ोस में हमारा एक एंड पॉइंट करस्पॉन्ड, हमारा एक एंड पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट मिल जाता है। तो बस यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचो, इधर से खींचो, और इस पॉइंट को आप एंड पॉइंट बोल सकते हो। ठीक है, तो इधर 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 हमारा एंड पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारा होता है ग्राफिकल मेथड। और इसमें जो स्टीपेस्ट पॉइंट होता है, यानी कि हाइयर मैग्नीट्यूड, यानी कि एकदम यहाँ से उठा, चाहो तो यहाँ भी एकदम यहाँ से उठता चलेगा, लेकिन यहाँ से उठ के एकदम ऊपर उठा है बहुत ज़्यादा, यहाँ सीधा बढ़ रहा है लेकिन यहाँ से एकदम ऊपर उठ के गया, तो ये हमारा एक एंड पॉइंट हो सकता है। और इसमें कुछ हमारे टाइप्स भी थे, तो मैंने यही ऐड कर दिए। जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन है, तो इसमें हम pH मीटर का यूज़ करेंगे, और pH जब हमारा अप्रॉक्स 7 के बराबर होगा तब हमारा ये हम मान लेंगे एंड पॉइंट है। रिडॉक्स टाइट्रेशन में देखा जाए तो यहाँ पे मेनली जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो जो हमारा वोल्टेज चेंज होगा, तो उसी वोल्टेज के चेंज को हम यहाँ मेजर कर लेंगे। और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में देखा जाए तो यहाँ पे मेनली हम इंडिकेटर वगैरह मतलब इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, जो नॉर्मली बात करते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको बस ये 2 मेन थे जो मैंने आपको बता दिए। pH मेजरमेंट जो pH कैसे काम करेगा, और ग्राफिकल वाला ये लिख के आ सकते हो, एसिड बेस वाले लिख के आ सकते हो।
अब एप्लीकेशन के बारे में बात करें कि ये कहाँ कहाँ कैसे काम आता है, तो नॉर्मली जो हमारी क्लिनिकल केमिस्ट्री है, यानी कि जहाँ पे हमारे कोई भी मेथड क्लिनिकल यूज़ होते हैं, वहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इन सब की एनालिसिस में हमारा ये इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ये हमारा एंड पॉइंट डिटेक्शन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। बाकी जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, उसमें जैसे हमारा पानी हो गया, कोई वेस्ट वाटर हो गया, तो उसमें कोई ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस जैसे हमारा साइनाइड हो गया, NH3 हो गया, NO2 हो गया, नाइट्रो हो गया, फ्लोरीन होगा, तो ये सब प्रेजेंट तो नहीं है, क्योंकि ये हमारे पानी को वेस्ट करेंगे और पानी हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। एग्रीकल्चर के केस में देखा जाए तो हमारी कोई मिट्टी हो गई, कोई प्लांट मटेरियल हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, तो उसमें NO3, NH4, आयोडीन, कैल्शियम, पोटेशियम, साइनाइड, क्लोरीन, ये सब तो नहीं है, तो इनको मेजर करता है। मतलब कि सिंपल फंडा, आप हर एक डिपार्टमेंट का नाम याद रख लो, एंड पॉइंट वाला रख लो, इलेक्ट्रोलाइट सच है जी हमारे क्लिनिकल केमिस्ट्री में याद कर लो, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में याद कर लो, एग्रीकल्चर में याद कर लो। बाकी फूड प्रोसेसिंग में, डेयरी में मतलब साल्ट को चेक करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट में हम कैल्शियम को चेक कर सकते हैं, फ्रूट जूस वगैरह में पोटेशियम ज़्यादा तो नहीं है, पानी पीने वाला उसमें मतलब फ्लोरीन वगैरह ज़्यादा तो नहीं है, और जो मीट प्रिजर्वेटिव उसमें सोडियम वगैरह, हमारा जो NA3 या NO2 नाइट्रो वगैरह ज़्यादा तो नहीं है, ये सब हम चेक करते हैं, ठीक है। बाकी ये हमारा कुछ ऐसे में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे नाइट्राजीपीएम हो गया या अदर हमारे सल्फर ड्रग्स हो गए, तो उनकी ऐसे करने में भी हमारी ये हेल्प करता है। तो आई होप आपको ये पूरा पोटेंशियोमेट्री अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगर कोई भी डाउट्स है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, बाकी अगर आता है तो ये डायग्राम आपको बना के आना है, इलेक्ट्रोड के बारे में जो आए लिख देना, वरना सबके बारे में छोटा छोटा आप लिख के आ जाना है और एक आध डायग्राम बना के आ जाना है इंपॉर्टेंट वाला। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पूछा था, ये सारा बता सकते हो। तो अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। बाकी अब आपको इसकी डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में लिखनी है। इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं मैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब से थैंक यू, टेक केयर, अपना अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।